हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। एंट्री जो है वो पंकज सर के स्टाइल में। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपकी अभी क्लास थी केमिस्ट्री की, तो वो सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं ले पाएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो वो जैसे ही सही होंगे वो क्लास ले लेंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आज भैया केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, मेरे पास मौका है, तो मैं फटाफट आ गया। ठीक है जी, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोबारा स्वागत है, एक ही दिन में 2 बार स्वागत मिल रहा है, पता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। सर ज्यादा ना करो, आपको अपना सिलेबस आगे बढ़ाना इसलिए आए हो। मैं कहा बिल्कुल सही, उसमें क्या है। आ जाइए सर, हम तो आए हुए थे, आप दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। समझ में आया? तुम्हारे समय का जो है पूरा इस्तेमाल किया जाएगा ढंग से, नुकसान नहीं होने देंगे। कितने करोड़ लोग बोलते हैं, वो कितने जुड़ चुके हैं? उतने ही 250-300 करोड़, पूरी जनता ही जुड़ी हुई है, और कहां पे पता नहीं कहां पढ़ेंगे। चलिए, लेक्चर नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं, लेक्चर नंबर 3 में हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें कर रहे थे। आज पढ़ेंगे 4 स्पेशल मैट्रिसेस और उसके बाद में ट्रांसपोज। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, ये दोनों सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, होमवर्क में ही है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आपने अभी नहीं सॉल्व किए होंगे यार। सर ये क्या मतलब है, 15 मिनट पहले होमवर्क देते हो फिर आप आ जाते हो? ठीक है। हाँ, तो मेरी सभी 3.5 करोड़ लोगों से गुजारिश है कि भैया अगली क्लास में आओ तो ये वाला और ये वाला सवाल सॉल्व करके आना दोनों। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बिल्कुल एकदम उसी फ्रेशनेस से स्टार्ट करते हैं जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसको आप एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, कि ये एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो सिखा रहे थे वो क्या था भैया, कि a प्लस बी का स्क्वायर आप कैसे कैसे लिख सकते हो, फिर a इंटू बी का स्क्वायर का क्या मतलब है, फिर आपको कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है, एडिशन में आप कर सकते हो। ठीक है, और कैंसिलेशन नहीं करना है, और a इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कम कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। ये सब क्या है, कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। वैसे ही एक ही वाली इंफॉर्मेशन है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो हेलो। अब यहां हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। एंट्री जो है वो पंकज सर के स्टाइल में। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपकी अभी क्लास थी केमिस्ट्री की, तो वो सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं ले पाएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो वो जैसे ही सही होंगे वो क्लास ले लेंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आज भैया केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, मेरे पास मौका है, तो मैं फटाफट आ गया। ठीक है जी, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोबारा स्वागत है, एक ही दिन में 2 बार स्वागत मिल रहा है, पता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। सर ज्यादा ना करो, आपको अपना सिलेबस आगे बढ़ाना इसलिए आए हो। मैं कहा बिल्कुल सही, उसमें क्या है। आ जाइए सर, हम तो आए हुए थे, आप दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। समझ में आया? तुम्हारे समय का जो है पूरा इस्तेमाल किया जाएगा ढंग से, नुकसान नहीं होने देंगे। कितने करोड़ लोग बोलते हैं, वो कितने जुड़ चुके हैं? उतने ही 250-300 करोड़, पूरी जनता ही जुड़ी हुई है, और कहां पे पता नहीं कहां पढ़ेंगे। चलिए, लेक्चर नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं, लेक्चर नंबर 3 में हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें कर रहे थे। आज पढ़ेंगे 4 स्पेशल मैट्रिसेस और उसके बाद में ट्रांसपोज। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, ये दोनों सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, होमवर्क में ही है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आपने अभी नहीं सॉल्व किए होंगे यार। सर ये क्या मतलब है, 15 मिनट पहले होमवर्क देते हो फिर आप आ जाते हो? ठीक है। हाँ, तो मेरी सभी 3.5 करोड़ लोगों से गुजारिश है कि भैया अगली क्लास में आओ तो ये वाला और ये वाला सवाल सॉल्व करके आना दोनों। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बिल्कुल एकदम उसी फ्रेशनेस से स्टार्ट करते हैं जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसको आप एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, कि ये एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो सिखा रहे थे वो क्या था भैया, कि a प्लस बी का स्क्वायर आप कैसे कैसे लिख सकते हो, फिर a इंटू बी का स्क्वायर का क्या मतलब है, फिर आपको कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है, एडिशन में आप कर सकते हो। ठीक है, और कैंसिलेशन नहीं करना है, और a इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कम कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। ये सब क्या है, कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। वैसे ही एक ही वाली इंफॉर्मेशन है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो हेलो। अब यहां पर क्या सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। कभी आपको एक मैट्रिक्स रिलेशन देखा हो, जैसा कि ये है a बराबर 2b प्लस 3c, ये एक मैट्रिक्स रिलेशन अगर आपको कभी दे रखा हो ना, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होती है बेटा, खूब सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हाँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो होती है, वो तो ठीक है, चलो हम इस रिलेशन के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं आगे चल के करूंगा भी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना। जैसे कि पहला ऑपरेशन आप ऐसा क्या कर सकते हो इसके साथ, आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्क्वायरिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, और दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई। अभी ये वो वाला किसी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, और दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ये सब अलग अलग रंग बिरंगे ऑपरेशंस हैं जो मैं किसी क्वेश्चन में आगे चलकर लगाऊंगा। समझ में आया? जैसे स्क्वायरिंग का मतलब समझ गए, कभी आपको स्क्वायरिंग करने के लिए बोला जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया अगर ये मैट्रिक्स ऐसे बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर।
अब इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, समझ गए? इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। एक समझ में आया सर? किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, ये हमारा सबसे मेजर काम है। ये मैं आपको बहुत बार करते हुए दिखाई दूंगा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप एक मैट्रिक्स बी से, और क्रॉस के बाद में लिखा है, इसका मतलब ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है। ये कैसा है बेटा? पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी रिलेशन को मैट्रिक्स बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर आप ये बोल सकते हो पूरी को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ए के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी, 2 जो है वो स्केलर बाहर, बी के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी, जिसको आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और सी के लेफ्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स बी। तो इससे आप ये वाला काम भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो? हाँ, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ये काम करते हैं हम, ध्यान रखना। फिर कोई बोले कि सर क्या हम अब प्री मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो आपने इसको किसी मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, किसी मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा चल के मैं करूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना? समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई किया, तो डी के ए के बाहर, ए के पहले प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान रखना लिखने का तरीका, क्रॉस से पहले डी शो किया मतलब प्री मल्टीप्लाई, क्रॉस के बाद में डी बी शो किया मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई। दिस इज प्री। कैसा है बेटा ये? प्री। प्री बोला, फ्री नहीं बोला बे? हाँ। तो अब सर जहां जहां पर डी आएगा वो सबके लेफ्ट में आएगा। जिसको बात समझ में आ गई बता दो फटाफट कि यहां सर हम समझ गए कि ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सर होगा क्या? कुछ नहीं, सवालों के हल निकलेंगे और कुछ नहीं, है ना? ये कौन है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। नए नए टाइप के लोग आ गए, केमिस्ट्री की क्लास समझ के घुसाए होंगे, बोले सर वाओ व्हाट ए मिस्ट्री। ठीक है, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ये भी करते हैं जी, बिल्कुल सही। दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट लगा सकते हो। मतलब यू कैन से मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ, ऐसा। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो, क्लियर है क्या? हाँ, आज पता चला ही है। कुछ लोग गायत्री देवी, ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो मैथ्स पढ़ने तो नहीं आते सर, अपने को सिर्फ केमिस्ट्री जमती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर करो। तो किसी भी मैट्रिक्स रिलेशन के लिए क्या आप ये चीजें याद रखो कि दीज ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल। ध्यान रखना, जब मैं ऐसा करूं तो आप घबराइएगा मत। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, ऑब्वियसली ट्रेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल रहा है कि सर ट्रेस का क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो इनके ट्रेस भी बराबर होनी चाहिए। सर आपने डिटरमिनेंट वाली बात कैसे बोली? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी। ट्रेस भी ले सकते हो, बिल्कुल सही। यू कैन ऑल्सो से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2b + 3c। यहां पर सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात है वो ये वाली है, किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। वाह बेटा, जिंदगी में सिर्फ अब तुम हेलो एल्केन्स और एरीन्स को ही बोल रहे हो। हाँ सर, एकदम सूखा छाया पड़ा है, और हमें तो ये भी नहीं पता एल्केन्स और एरीन्स मेल है कि फीमेल है, पर हेलो बोल देते हैं हम उनको। बहुत बढ़िया, शाबाश, जरूर सीखोगे केमिस्ट्री। आ जाओ। जैसे ये सवाल है एक, और ये बड़ा फेमस सवाल है, समझ में? कैसा सवाल है? फेमस। फेमस मतलब किताब किताब में पाया जाता है और ये काफी जगह देखा जाता है। ध्यान सुनना। अब उसमें क्या बोला, ध्यान सुन रहे हो? समझ पा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका मैट्रिसेस में ये है कि हम वो मैट्रिक्स मान लें। हाँ, अगर 3x3 किया तो ABCDEFGHI मान ले। भैया नॉन अननोन के साथ डील कर लोगे क्या? नो सर। तो हमें ये जो आपने आज सारा सिखाया है उन्हीं स्टेप्स का हम यूज करेंगे। उसमें दो जानकारी दे रखी है, A and B आर टू मैट्रिसेस सच दैट AB बराबर B और BA बराबर A। अब वो पूछ रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है? ठीक है, हाँ ना? ऑप्शन डी आ भी चुका है। प्रीत पटेल, इतनी जल्दी? बाकी लोग जवाब दें। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें आप कैसे खेलने वाले हो, ध्यान सुनना। सर यहां पे दे रखा है ए बी बराबर बी, मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। हमें ए स्क्वायर बनाना है या फिर बी स्क्वायर बनाना, आप ऐसे समझो, ठीक है। ध्यान सुनना। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मुझे रिजल्ट दे रखा है जहां पे बी ए दिखे मैं वहां पे ए लिख सकता हूं। इस पूरी इक्वेशन को मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स ए से, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में सिखाया। सर ऐसा हम कर सकते हैं। तो ए बी पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो यहां पर ए और यहां आ जाएगा सर बी ए, है ना? कोई दिक्कत है? अब एक बार देखिए बता, इक्वेशन नंबर 2 से ये जो बी ए है ये किसके बराबर दे रखा है? सर बी ए हमें दे रखा है, सर बी ए दे रखा है, बी ए की जगह ए यहां से, और पहले से यहां पर एक मौजूद था, बिल्कुल सही। और यहां पर भी बी बन गया, सर ये बन गया ए, देख ले आराम से। इसकी जगह भी बी ए और इसकी जगह भी, इस बी ए की जगह भी ए और इस बी ए की जगह भी ए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर बन गया ए स्क्वायर बराबर ए। कितने लोगों को बात समझ में आती है? हाँ सर, आसानी से। सिर्फ आपने एक हल्का सा काम किया और रिजल्ट नंबर 2 को इस्तेमाल किया। हमने किया पोस्ट मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए, तो ए बी ए और यहां बन गया सर बी ए। बी ए की जगह आप ए लिख सकते हो, भैया ने सवाल में जानकारी दी, और बी ए की जगह फिर से ए लिख सकते हो, फिर से भैया ने सवाल में जानकारी दी। मैंने कहा ठीक है, इज दिस क्लियर? सर सेम अगर काम हम यहां करते तो बी ए बराबर ए के साथ, मैंने कहा ठीक है। अब जब आप इसके साथ ऑपरेट कर रहे हो तो इस रिजल्ट को यूज करने की सोचेंगे, इसमें हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें भी पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैंने क्या किया, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, बहुत बढ़िया। जहां पर आपको ए इंटू बी दिखाई दे रहा है वहां पे बी लिख सकते हो, जहां पर आपको ए इंटू बी दिखाई दे रहा है वहां पर आप बी लिख सकते हो, ये वाला बी एज इट इज, और जहां पर आपको ए इंटू बी दिखाई दे रहा है वहां पर आप बी लिख सकते हो। दैट मींस बी स्क्वायर बराबर बी। कोई परेशानी है? नो सर, बहुत आसान है, ठीक है। अब एक बार बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है और बी स्क्वायर बी के बराबर है तो ये ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना?
इसी केस में अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लूं तो ध्यान सुनना सर, अभी कम्यूटेबल कहीं भी नहीं दे रखा और हमें ए बी बराबर बी है भी नहीं, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से ओपन करेंगे। इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी। यही होता है ना? इसकी वैल्यू बताना जरा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। सर बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे? बोले आप ए स्क्वायर की जगह ए रख दो, आपने अभी प्रूव किया। आप बी ए की जगह भी ए रख दो, आपने अभी प्रूव किया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा वेरिएंट जो मार्केट में घूम रहा है। फिर आप बी स्क्वायर की जगह भी आप बी स्क्वायर की जगह भी बी रख दो, और जहां पर आपको ए बी दिखाई दे रहा है वहां पर भी आप बी रख दो। समझे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी ए की जगह आप ए लिख सकते हो, दे रखा है, और ए बी की जगह आप बी लिख सकते हो। जैसा कि आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है बेटा? ए प्लस बी का ट्वाइस है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत थोड़ी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ऐसे ही पूछ लिया मैंने, एक सवाल चल रहा है तो दूसरा वेरिएंट। अरे वाह, शानदार, वाह वाह, रंग बिरंगी फोटो वाले लोग आए हुए हैं। अबे तुम्हारे रंग पहले क्लास में कहां चले गए थे? ईमानदारी से बताना कौन कौन था जो पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं था? ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से बता सकते हो यार। कौन सा मैं कुछ कर लूंगा और क्या, बता दो कौन कौन जो था वो पिछली क्लास में नहीं था। अगला सवाल, बाकी लोग सवाल की तरफ ध्यान दे। हाँ, MDH मी, ये जो मी वाले हैं इनका नाम नोट कर ले बेटा। हाँ कुछ नहीं तुमने सुन तो नहीं लिया कहीं? मी सर मैं था भाई साहब। तो तुम लोग क्या ग्रुप बांट रखा है तुमने? और कितने लोग थे जो पिछली क्लास में थे वो बताना जरा एक बार। कितने लोग जो तो पिछली क्लास में थे? पिछली क्लास में थे मतलब मैथ्स वाली क्लास में। हाँ, अब मी की स्पीड बढ़ी है, दोनों जगह मी करी जा रहे हो बे। चलो आ जाओ फटाफट, देखना सामने। एबीसी या 3 गिवन मैट्रिसेस सच दैट ए इनटू बी बराबर ओ मतलब नल मैट्रिक्स। ओ ठीक है। बी सी बराबर आई, बहुत सही। उसने बोला कि ये शो कर दो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, वेयर आई रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शाबाश। वैसे डाटा बड़ा डिस्क्रीट सा है मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिजिक्स की क्लास करते हैं तो मैथ्स की नहीं करते, मैथ्स की करते हैं तो केमिस्ट्री की नहीं करते, केमिस्ट्री करते हैं तो फिर फिजिक्स की नहीं करते, ऐसे करके कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो बेटा बहुत नुकसान में जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। और ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मैंने जो लोग डाउट पूछते हैं उनके नाम देखे एक दिन बैठ के ऐसे ही। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, देखें लेट्स सी। तो डाउट पूछने वाले में मान लो मैंने 10 लोगों के नाम देखे, या मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखे, 100 लोगों के नाम देखे। 100 जो केमिस्ट्री में डाउट पूछ रहे हैं उन सबके नाम अलग। 100 सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो, और क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पूरा जीरो। वाह। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वाह सर ये बढ़िया है, जीरो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ध्यान से 3 इंटू 5 15, 9 इंटू 2 माइनस का माइनस 18। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस इज जीरो। आराम आराम से सर। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 6 माइनस 9, 3 6 माइनस 9 जीरो। 9 18, 18 और 9 27 माइनस 27 जीरो। वाह सर वाह। फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -5 प्लस 10। ये गड़बड़ है भैया। नहीं नहीं नहीं, -1 -5 प्लस 6, -1 -5 प्लस 6 जीरो, बिल्कुल सही। देख ले आराम से कर कैलकुलेट। -1 -2 प्लस 3, -1 -2 प्लस 3 तो -3 प्लस 3 जीरो। -3 -6 प्लस 9 जीरो। बढ़िया एग्जांपल सर। ए क्यूब ये रहा, पूरी की पूरी नल मैट्रिक्स आ रही है। इसमें आपसे मैं पूछूं अगर ए क्यूब 0 है तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, अब ए क्यूब और ए के ऊपर की सारी पावर्स 3 के ऊपर की ये सारी की सारी नल मैट्रिक्स आएंगी। और अगर मैं यहां पर आपसे इंडेक्स पूछ लूं तो सबसे पहली पावर कब 0 हुई तो आप इंडेक्स बोलोगे सर 3, ठीक है ना? इंडेक्स क्या बोलोगे आप? 3। इसकी सबसे पहली पावर 3 0 हुई है, देख लो। मतलब ए की पावर 3 इज नल मैट्रिक्स। जोरदार एग्जांपल है भैया। जिन लोगों को ये लगता है ना कि किसी मान लो अच्छा सभी में एक चीज नोट कर लेना, सभी में कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि कई बार मान लो मैं आपको ऐसा दे दूं किसी सवाल में, ठीक है? ये नोट करने वाली बात है, ध्यान सुनना। कभी आपको ऐसा दिखाई दे इफ ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आपके सवाल में ये लिखा हुआ है। इसमें 2 बातें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। यहां से हमें देखकर ऐसा लगा कि ए इज ए नल मैट्रिक्स, ए इज ए नल मैट्रिक्स, और इसको देखकर आपको ऐसा लिखा ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये 2 बातें आप इस इक्वेशन को देखकर अपने मन में सोच रहे हो, इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, इनमें से कौन सी बात सही है? बोलो जल्दी से। आपको एक सवाल में यह दिया गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका क्यूब नल मैट्रिक्स आती है, तो क्या वो मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स होनी जरूरी है? तो आंसर इज सर पहले वाली चीज, ये जो आप लिख रहे हो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब एक बार उन लोगों के लिए 2 मिनट की शांति दीजिए जो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू बोल रहे हैं। सेकंड वाले को जो ट्रू बोल रहे हैं उनके लिए एक बार 2 मिनट की शांति, मौन रखिए। क्यों सर? ये बात भी गलत लिखी हुई है। तुम्हें कैसे पता कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की? ये भी फॉल्स है भैया। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसी बताना क्यों। मान लो मैं आपको ये मैट्रिक्स देता हूं, ध्यान सुनना सवाल। ये मैट्रिक्स देता हूं, इसकी पावर 5 क्या होगी?
इस मैट्रिक्स की पावर 5 सर नल मैट्रिक्स होगी, बिकॉज इसकी पावर 3 जब नल मैट्रिक्स है तो पावर 5 भी नल मैट्रिक्स होगी। तो ये वाली मैट्रिक्स देकर या फिर ये मैट्रिक्स मैंने छुपा ली, मैंने इस सवाल में सीधा बोल दिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी पावर 5 नल मैट्रिक्स है। तो तुम्हें ये थोड़ी पता है कि वो वहीं से ही जीरो होनी स्टार्ट हुई है, हो सकती है पीछे से जीरो होती हुई आए। समझ में आए? हाँ ना, पीछे से जीरो होती हुई आए। तो आंसर इज सर गड़बड़ है। समझ में आए? हाँ, हम ये नहीं बोल सकते उसका इंडेक्स 3 होगा, है ना। दोनों ही नल मैट्रिक्स, दोनों ही गड़बड़ है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। पीरियोडिक एकदम क्लियर है, आपको शो करना है कि दिस इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, ध्यान सुनना। मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, 0 0 -1 0। ए स्क्वायर का मतलब है सर ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इन सभी में कहीं पर भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इन सब में कहीं पर भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब कि कहीं आपको दिखे कि डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की +-1 आ रही है तो वो इनवॉल्यूटरी होगी, नहीं जी। इनवॉल्यूटरी होने के बाद में ये सब रिजल्ट निकाले गए हैं, इन सब रिजल्ट के बेसिस पे आप इनवॉल्यूटरी मत बोल देना। और यहां पर भी सेम बात है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, फिर ये सब बातें बोली गई है। ये सब बातें बोलकर आप उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। इफ ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, आपके सवाल में ये लिखा हुआ है। इसमें दो बातें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। यहां से हमें देखकर ऐसा लगा कि ए इज ए नल मैट्रिक्स, ए इज ए नल मैट्रिक्स, और इसको देखकर आपको ऐसा लिखा ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये दो बातें आप इस इक्वेशन को देखकर अपने मन में सोच रहे हो, इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, इनमें से कौन सी बात सही है? बोलो जल्दी से। आपको एक सवाल में यह दिया गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका क्यूब नल मैट्रिक्स आती है, तो क्या वो मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स होनी जरूरी है? तो आंसर इस सर पहले वाली चीज ये जो आप लिख रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब एक बार उन लोगों के लिए 2 मिनट की शांति दीजिए जो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू बोल रहे हैं। सेकंड वाले को जो जो ट्रू बोल रहे हैं उनके लिए एक बार 2 मिनट की शांति, मौन रखिए। क्यों सर? ये बात भी गलत लिखी हुई है। तुम्हें कैसे पता कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की? ये भी फॉल्स है भैया। कितने लोगों को बात समझ में आई? सीधी बताना। क्यों? मान लो मैं आपको ये मैट्रिक्स देता हूं, ध्यान सुनना सवाल। ये मैट्रिक्स देता हूं, इसकी पावर 5 क्या होगी? इस मैट्रिक्स की पावर 5 सर नल मैट्रिक्स होगी, बिकॉज इसकी पावर 3 जब नल मैट्रिक्स है तो पावर 5 भी नल मैट्रिक्स होगी। तो ये वाली मैट्रिक्स देकर या फिर ये मैट्रिक्स मैंने छुपा ली, मैंने इस सवाल में सीधा बोल दिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी पावर 5 नल मैट्रिक्स है। तो तुम्हें ये थोड़ी पता है कि वो वहीं से ही जीरो होनी स्टार्ट हुई है, हो सकती है पीछे से जीरो होती हुई आए। समझ में आए? हाँ ना, पीछे से जीरो होती हुई आए। तो आंसर इज सर गड़बड़ है। समझ में? हाँ, हम ये नहीं बोल सकते उसका इंडेक्स 3 होगा, है ना। दोनों ही नल मैट्रिक्स, दोनों ही गड़बड़ है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। पीरियोडिक एकदम क्लियर है, आपको शो करना है कि दिस इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, ध्यान सुनना। मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, 0 0 -1 0। ए स्क्वायर का मतलब है सर ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इन सभी में कहीं पर भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इन सब में कहीं पर भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब कि कहीं आपको दिखे कि डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की +-1 आ रही है तो वो इनवॉल्यूटरी होगी, नहीं जी। इनवॉल्यूटरी होने के बाद में ये सब रिजल्ट निकाले गए हैं, इन सब रिजल्ट के बेसिस पे आप इनवॉल्यूटरी मत बोल देना। और यहां पर भी सेम बात है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, फिर ये सब बातें बोली गई है। ये सब बातें बोलकर आप उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? ठीक है ना? कहां पर है प्रिंटिंग मिस्टेक? कहां पर वही पूछ रहा हूं, जीडीबीडी कुछ लोग बोल रहे हैं। अबे कहां पर मिस प्रिंट, कहां पर? अच्छा, ठीक है, फटाफट इसको कैलकुलेट करना जरा। हमें शो करना है कि इसका पीरियड बताना है। मान लो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, तो हम वैसे ही बोल रहे हैं पीरियड 4 होगा। तो ये 0, ये -1, बिल्कुल सही सर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 0 -1 0, ये आ गया ए स्क्वायर। अब मैंने ए की पावर 4 कैलकुलेट की। ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, समझ पा रहे हो? -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 इंटू -1 +1 और ये 0, तो ये आएगा 1 सर। ये और ये 0 0 0 0 0 और -1 +1, तो आपको दिखाई दे रहा है ए की पावर 4 जो है वो आई आ रही है। ठीक है, अगर ए की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों तरफ अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए की पावर 5 ए के बराबर हो जाएगी। और ए की पावर 5 जैसे ही ए के बराबर हुई, आप यहां से बोल सकते हो कि ए की पावर 4 + 1 बराबर ए। ठीक है, तो ये जो यहां लिखा होता है ना, यही पीरियड होता है बेटा जी, है ना। ए की पावर k + 1 बताया था, वैसे ही बोलो बोलो बोलो। तो ए की पावर 5 बराबर ए आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? बहुत सही, आ जाओ। आसान सा था, इसमें और कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर, जो कि बहुत ही आसान सा काम है।
ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर बताऊं, ध्यान सुनना सामने देखकर, वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वैलिड फॉर एवरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसपोज एक जो है वो प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। ध्यान सुनना आराम से सामने देखते हुए, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज लेना। अभी बताता हूं, रोज को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रोज में बदल दो। इस पूरी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज रोज आर इंटरचेंज बाय कॉलम्स। समझे कि नहीं समझे? रोज आर इंटरचेंज बाय कॉलम्स, ठीक है ना, बिल्कुल सही। घड़ियाल वाले आ चुके हैं, आप लोग उसकी तरफ ना ध्यान दे, सामने देखना। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये बात क्यों लिखी है, ध्यान सुनना, कि दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज अब तक जो हम कहानी पढ़ते आ रहे थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थी। अब मान लो मैंने आपको ये मैट्रिक्स दी, ध्यान सुनना, -1 0 3 2 5 7। इसका अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। मैंने बोला कि इसका ट्रांसपोज बता, इसका क्या बता, ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज पूछने का तरीका जो होगा वो आप ए की पावर में एक छोटा टी लगाओगे। ट्रांसपोज पूछने का जो तरीका होगा वो आप क्या करोगे, ए की पावर में छोटा टी लगाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? ए की पावर में छोटा टी। अब आपको क्या करना है, कॉलम्स के तो रो बना दो, रो के कॉलम बना दो। जैसे ये रो 1 है, इसका कॉलम 1 बना दे, ये पूरी रो को ऐसे कर दे, समझ गया? तो ये पूरी रो को कॉलम बनाएगा तो -1 0 3 ऐसे हो जाएगा। ये रो 2 है, इसका कॉलम 2 बना दे तो ये ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कॉलम 1 था तो ये रो 1 बन गया, ये कॉलम 2 था तो ये रो 2 बन गया, ये कॉलम 3 था तो ये रो 3 बन गया। तो कॉलम रोज में बदल गए, रोज जो है वो कॉलम्स में बदल गए, है ना। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं ये ट्रांसपोज का आपसे अगर ऑर्डर पूछता हूं, ध्यान सुनना, तो ये आएगा 3 क्रॉस 2। समझ में आया? ट्रांसपोज लेना कितने लोगों को बात समझ में आई, जल्दी से बता दो। ट्रांसपोज लेना कितने लोगों को बात समझ में आई? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। समझ में आया? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। आसान है, सिंपल सी बात है यार, बस अरे बोलो, है ना। एक और एग्जांपल करवाऊं क्या? हाँ सर, ऐसे चिंटू कैंडी एग्जांपल में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक और देख, आत्मा की शांति के लिए। 1 0 3 1 1 2 -1 5 6 और यहां माइनस लगा दिया। मैंने पूछा यहां से ए ट्रांसपोज बता दे जल्दी से। सर अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो इसका ट्रांसपोज भी 3 क्रॉस 3 का होगा। पहली रो ये है तो इसका पहला कॉलम बनाओ 1 0 3, दूसरी रो ये है 1 -1 2 तो इसका दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो ये है तो इसका तीसरा कॉलम बना दीजिए। ऐसा करते वक्त अपने आप इसका ट्रांसपोज लिया गया। ट्रांसपोज में क्या होता है, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। बिल्कुल सही, ठीक है, शाबाश, आसान सी बात है। बस अब इसकी फटाफट 2-3 प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। घड़ी मत बना के भेजो बेटा, अभी बहुत देर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाइए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब आपने 2 बार ट्रांसपोज लिया। ध्यान सुनना, मैं अगर यहां बोलूं कि यहां से यहां पहुंचे, एक बार और ट्रांसपोज ले तो यहीं नहीं पहुंच जाएगा वापस से, तो हाँ सर, तो 2 बार ट्रांसपोज का मतलब है आप उसी मैट्रिक्स ए पर फिर से आ जाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, सर कोई टेंशन नहीं है, 2 मैट्रिसेस को पहले जोड़ो या घटाओ फिर ट्रांसपोज लो। दिस इज एज सेम एज दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर जोड़ दो या घटा दो। दिस इज एज सेम एज दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर जोड़ दो या घटा दो। समझ गए? आसान सी बात है, देख लो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन पे ट्रांसपोज बढ़ जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक छोटी सी मैट्रिक्स ले सकते हैं, छोटी सी, अबे चल जा, हाँ चल गया, छोटी सी मैट्रिक्स ले लो कोई 2 जिनको जोड़ने से पहले देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। और हाँ, जिनको जोड़ने से पहले आप देख लेना कि क्या आ रहा है, ठीक है, और फिर ट्रांसपोज लेके जोड़ लेना, देख लेना सेम आएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पर जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें के जो है बेटा ये कांस्टेंट है। ध्यान सुनता जाना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ये याद होनी चाहिए। सर सीधा सीधा ये ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पर कोई ऑर्डर का चक्कर नहीं है। जैसा कि आपने सुबह बताया था ना डिटर्मिनेंट वाली बात, डिटर्मिनेंट से कैसे बाहर निकलता है कोई भी, सर नंबर लेकर। और यहां पर कैसे चलेगा सर, ये एज इट इज, कोई भी डिटर्मिनेंट से कोई नंबर कैसे बाहर आता है, वो ऑर्डर पावर में रखकर यहां पर सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। समझ गए? सबसे मजेदार प्रॉपर्टी ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात बोल दो या फिर आप इसी बात को ऐसे लिख लो, ए ट्रांसपोज और ए, और इसी बात को और अच्छे से लिखो बिकॉज ये बहुत बार यूज होगी। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती। डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती बेटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ईमानदारी से बदलना बोल रहा हूं, बदलती, चलो जो भी है समझ जाओगे तुम तो। अरे सर हम ओपी हैं एकदम। एग्जांपल बताऊं, सामने देखना। हाँ कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कमेंट में क्या चल रहा है? नॉट फेयर सर, क्या हो गया बेटा? किस चीज की नॉट फेयर है? सर ब्रेक फॉर 5 मिनट्स किस लिए बेटा? 7 बजे क्लास शुरू की थी, 7:15 पे पहुंचे यार, अभी 8:15 पे पहुंचे हैं। क्या नॉट फेयर, मेरे को नहीं समझ में आया। लेडीज भी स्पैम करती हैं, चलो बढ़िया है, करना चाहिए बेटा, करना चाहिए। हाँ, हर गंदे काम में बोले लड़का ही क्यों, लड़की भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही।
इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बता कितनी है सर? 12, सॉरी 8 में से दिस इज 8 माइनस ऑफ -3, तो ये आ रहा है 11। मैंने बोला इसकी ट्रांसपोज ले फटाफट, छोटा सा एग्जांपल, बात एकदम समझ में आती है। तो ट्रांसपोज में 2 - 1 यहां और 3 और 4 यहां, देख ध्यान से। अब की बात जब ए ट्रांसपोज लेगा तो ये फिर से 11 ही आ रहा है, देख ले। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है, ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बदलती। अरे बहुत सही, शाबाश, समझे कि नहीं समझे? हाँ नहीं, ब्रेक नहीं दे रहा, काय टेंशन ले रहे हो, मैं तो वो ऐसे लिखा हुआ आया तब, ठीक है। तो ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। और अगर उससे भी ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है तो वो है रिवर्सल लॉ। मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ध्यान सुनना। ट्रांसपोज बढ़ जाता है भैया, बांट दो, बट रिवर्सल लॉ का मतलब ऑर्डर रिवर्स कर दो। बी पर ट्रांसपोज बांट दो, ए पर ट्रांसपोज बांट दो, दोनों पे अलग अलग बढ़ तो गया, बट इनकी पोजीशन रिवर्स हो गई, इनकी पोजीशन रिवर्स हो गई। सिमिलरली अगर 3 लोग हैं तो पोजीशन रिवर्स मतलब सी सबसे बाद में है तो सबसे पहले चला जाएगा, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, है ना। और ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज की पावर एन, ठीक है। अब यहां पर एक बोलते ना खतरनाक बात लिखवा रहा हूं, जिस किसी प्रोसेस में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा, ध्यान सुनना, जिस किसी प्रोसेस में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा वहां रिवर्सल लॉ लगेगा, वहां रिवर्सल लॉ, वहां पर जगह बदलने वाला लॉ लगेगा। रिवर्सल लॉ मतलब बांट तो दिया आपने बट इनकी जगह बदल गई, वहां रिवर्सल लॉ लगेगा। यह बात यहां रखना, क्योंकि ट्रांसपोज हम एडजॉइंट में भी लेंगे, ट्रांसपोज हम इनवर्स में भी लेंगे, तो एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही इस रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आती है? हाँ, बस ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोज की कहानी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट जिस पे मैं आना चाहूंगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका ट्रेस क्या आता है, समझ गए? हाँ, इस पे आप ऐसा बोल सकते हो, जेई एडवांस सवाल पूछ चुकी है कई बार, ठीक है। जेई एडवांस के नजर में, जेई एडवांस का फेवरेट टाइप का चीज है ये, जिसमें ये वाली चीज यूज होती है। अभी हम करेंगे वो वाला सवाल भी, ध्यान सुनना। मुझे आप बताइए ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। सर ये रहा ए, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सर आप ए बी सी ऐसे लिख रहे हो, डी ई एफ ऐसे लिख रहे हो, जी एच आई, 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। और इसका ट्रांसपोज तो जो पहली रो है उसका कॉलम बना दे ए बी सी, दूसरा रो है उसका कॉलम बना दे डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे सिर्फ इसका ट्रेस देखना है, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी उसमें मुझे सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स चाहिए। कौन से? ये वाला और ये वाला। क्यों सर यही 3 एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि आप ट्रेस पूछ रहे हो, आपने बाहर लगा दिया टी आर, तो ट्रेस में तो सर यही 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डायगोनल एलिमेंट वाले, है ना। ध्यान सुनना, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा जरा बताना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम, जिसको बात समझ में आ गई कमेंट में लिख के भेजो। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा ये बताओ, ये कौन है? 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ, वाह भैया वाह। ट्रेस आएगा ये वाला, और ये चीज क्या लिखी हुई है शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ये बोलोगे, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। दिखा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कितने लोगों को बात समझ में आई, लिख के भेजो। उसकी पावर होगी। सिमिलर वहां रिवर्सल लॉ लगेगा, वहां रिवर्सल लॉ, वहां पर जगह बदलने उसकी मल्टीप्लाई करते हो डी सी ऐसे लिख रहे हो, डी ई एफ ऐसे लिख रहे हो, जी एच आई, 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। और इसका ट्रांसपोज तो जो पहली रो है उसका कॉलम बना दे ए बी सी, दूसरा रो है उसका कॉलम बना दे डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे सिर्फ इसका ट्रेस देखना है, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी उसमें मुझे सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स चाहिए। कौन से? ये वाला और ये वाला। क्यों सर यही 3 एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि आप ट्रेस पूछ रहे हो, आपने बाहर लगा दिया टी आर, तो ट्रेस में तो सर यही 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स वाले, है ना। ध्यान सुनना, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा जरा बताना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम, जिसको बात समझ में आ गई कमेंट में लिख के भेजो। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा ये बताओ, ये कौन है? 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ,
वाह भैया वाह। ट्रेस आएगा ये वाला, और ये चीज क्या लिखी हुई है शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ये बोलोगे दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। दिखा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कितने लोगों को बात समझ में आई? लिख के भेजो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, हाँ है ना सर, सभी नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। यहां पे आपने 9 नंबर लिए थे, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ट्रेस में ये 9 के 9 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम दिखाई दे रहा है ना। सही सी बताना एकदम। CLR, MDH, BMW, बहुत बढ़िया। अब इसी पर ही बेस्ड जेईई एडवांस 2017 का सवाल सॉल्व करना चाहोगे क्या? जल्दी से। मैंने बोल दिया आपको पहले भी कि भैया कि जेईई एडवांस वाले इस पे नजर रखते हैं। अच्छा एक और चीज मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, क्या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, दिस इज एज सेम एज ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए? तो आंसर इज सर यस। आज आपको ट्रेस की प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें आप मैट्रिक्स की जगह बदल सकते हो, तो बदल दीजिएगा, है ना। जल्दी से अब इस सवाल को करके दिखाओ। उसने ध्यान सुनना क्या बोला, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, जिनको वो m बोल रहा है, जिसमें एंटी जो है वो 0 1 या 2 हो सकती है, सच दैट उन सबके m ट्रांसपोज इनटू m का ट्रेस 5 आना चाहिए। तो मान लेते हैं सर जो m है वो ये मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। ये माना तो मुझे ये बताओ ये बात क्या लिखी हुई है फिर यहां? सर ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस i स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ध्यान सुनना, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ध्यान सुनना, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ध्यान सुनना, बहुत आसान सा सवाल है। ये कौन है भाई? नॉट फेयर, नॉट फेयर यार। प्रिया सिसोदिया जी हैं। ठीक है, चलो सामने देखो। ठीक है, जैसे तुम्हारे कमेंट्स वैसे ही टीचिंग का स्टाइल अब आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, एक चीज तो वैसे तुमने सही प्रूव कर दी यार, कोई चीज अगर सस्ते में पकड़ा दी जाए ना उसकी वैल्यू होती नहीं है। सर आप भी कहाँ जी एडवांस एडवांस के सवाल करवा रहे हो यार? डिलीट दिस स्लाइड, आगे बढ़ो। हम भी जाना चाह रहे हैं, आप भी छोड़ो, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो बारी बारी? एडवांस एडवांस सर कहाँ, वो तो हमसे क्लियर तब होगा ना जब हम पढ़ना चाहेंगे। ऐसे थोड़ी एडवांस क्लियर होते हैं। आपने इतना बता दिया बस, इसके आगे हम देख लेंगे। मैंने ठीक है, अगला टॉपिक बढ़ाओ, मस्त रहो, क्या बोलते हो, है ना। चलो आ जाइए प्लीज, पढ़ने वाले कुछ 2-4 लोग भी हैं तो उनके खातिर मैंने एक मैट्रिक्स मान ली 3x3 की। मुझे पहले से पता है, मुझे क्लासरूम नोट्स में ये बात लिखवाई गई है कि m ट्रांसपोज इनटू m का जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है। अगर मुझे ये बात नहीं भी पता होती, मैंने लिखवा इसलिए दी बार बार क्योंकि ये बात कई बार आती है, तो आपको पता हो तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। पेपर में कई बार आ चुकी है कि एक मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके ट्रेस पूछे, तो ट्रेस की बात हो रही है, ध्यान रखना, किसकी? ट्रेस की बात। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आ जाता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू जो है वो 0 1 या 2 में से कुछ हो सकती है। हाँ, चाहे तो आप सारे 0 ले लो, चाहे सारे 1 ले लो, चाहे सारे 2 ले लो, कुछ 2 कुछ 1 कुछ 0, आप डिसाइड करो कि वैल्यू 5 आनी चाहिए। ध्यान सुनना, बढ़िया सवाल है। केस 1, सर मुझे ट्रेस 5 चाहिए, तुम्हें पक्का इनमें से किन्हीं 5 की वैल्यू मैं 1 1 1 रख लूं और बाकी सबकी वैल्यू मैं 0 0 0 रख दूं, क्या ये केस चलेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि अगर आपने कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी 5 एलिमेंट्स 1 लिए और 4 0 ले लिए तो सबके स्क्वायर्स का सम सोच 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? केस 1 मैंने तुझे लाइन ऑफ थिंकिंग दे दिया है, केस 2 मुझे तू खुद सोच के बता। है ना। अगला, आपने कोई से भी 5 एलिमेंट्स 1 ले लिए, उनके स्क्वायर का सम 5 होगा, बाकी सब 0, तो उनके स्क्वायर का सम 0। अगला सोच के बताना, ध्यान सुनना। सर आप एक काम करो, एक 2 ले लो। मैंने कहा ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 4। अब आपको 5 बनाना तो एक 1 ले लो। अब कोई महानुभाव अगर ऐसा तो नहीं है सर -1 भी तो ले लो, -1 इस सेट में नहीं है बेटा, जो यहां दे रखा वही लेना है, ठीक है, बाकी सारे 0। यही केस पॉसिबल है कि या कुछ और भी है? जल्दी से बताओ। 1 2 1 1, बहुत बढ़िया। ये कौन है भाई? 2 2 1 वाला? भाई साहब ट्रेस 5 चाहिए अगर आपको, तो जो भी एलिमेंट लोगे उसके स्क्वायर का सम होगा बेटा, उसके स्क्वायर का सम 5 होना चाहिए। 2 2 1 लेगा 10 आ गया, ये 9 आ गया, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, ट्रेस 5 ही चाहिए बेटा, 5 ही चाहिए। अबे 2 2 1 वाला कौन है यार? ये ए बोल रहा 1 2 0 ले लो। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या? या तो सारे 5 1 1 1, सारे कितने और कितने 0 ले सकते हो सर? और कुछ नहीं, अकेला 1 2 लेने से काम चल जाएगा? नहीं सर, 2 2 लूं तो 8 हो गए सर, बस फिर काम खत्म, डन। अब ये बात ध्यान सुना, इसका ऐसी मैट्रिक्स कितनी होगी वो जानना है हमें। ओनली 2 केसेस, बहुत बढ़िया।
तो भैया ये हमारे पास 5 लोग, टोटल 9 लोग हैं, इनको यहां जमाना है, कोई सा भी कहीं भी जा सकता है। तो सर इनकी जो अरेंजमेंट है, क्या काउंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट, है ना, क्योंकि अभी तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्या रखने वाले हैं। ये 9 लोग इन 9 जगह पे जाके बैठेंगे, तो 9 फैक्टोरियल, जिसमें से 5 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं। ये बात आपने सर लेक्चर 1 में भी बताई थी, जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो जितने एक जैसे हो उनके फैक्टोरियल के उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, है ना, समझ गए, ठीक है भाई। और मुझे इनकी अरेंजमेंट बता दीजिए भैया जल्दी से, इनकी टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी। सर ये टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 7 एक जैसे हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 9 × 8, क्योंकि 9 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 9 फैक्टोरियल को लिखोगे 9 × 8 × 7 × 6, ऐसे करते करते 2 1 तक, और 7 फैक्टोरियल होता है 7 × 6 × ... 2 1 तक। तो ये सारा पार्ट तो कैंसिल हो गया। 9 × 8 होता है बेटा 72, और 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये वाली चीज यहां कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि सर ये फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, हमें नहीं पता। इसको लिख सकता है बेटा 9 × 8 × 7 × 6, आगे लिखा होगा 5 4 3 2 1, उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ 5 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल गया, ये 8 गया, ये 2, 63 × 2, 6 और 12, 126, ये वैल्यू आ रही है बेटा 126, और ये 78, तो कितना हो गया 198 हो गया सर ऑप्शन, है ना। ये कितना हो गया बेटा 198, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आई बात। अब जो लोगों को फैक्टोरियल सॉल्व करने में दिक्कत थी, मैंने वो भी सॉल्व करके दिखा दिया, ऐसे सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स को लिख ले किसके का कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो जेईई एडवांस का सवाल एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज देखोगे कि जेईई एडवांस वाले जो है वो मैट्रिक्स के साथ मिलकर पीएनसी वाले सवाल बनाते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरी बात ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगी, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ठीक है ना, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। ट्रांसपोज आपने सभी मैट्रिक्स के लिए बताया, अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे फिर से, क्योंकि अगर आपको कभी पता चले, ध्यान सुनना, पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के ही बराबर हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के ही बराबर हो, उसको हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरी बात ध्यान सुनना। और स्क्यू सिमेट्रिक में आप बोल सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक में बोला जाता है, ध्यान सुनना। अच्छा, कितने लोगों को ये डेफिनेशन देखकर समझ में आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। क्योंकि मान ले अगर तूने कोई नॉर्मल मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो इसका ट्रांसपोज लेगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर 3 × 2। क्या ये दोनों मैट्रिसेस कभी बराबर हो सकती है, तो आंसर इज नो। तो सर ऑब्वियसली बराबर होने के लिए ऑर्डर भी तो सेम होना चाहिए, तो सर पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइन होता है, तो इसलिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब समझ में आ गया कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ध्यान सुनना, ए ट्रांसपोज बराबर -a, ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये बताता हूं मैं, वो ऐसे लिखता है, ध्यान सुनना। एक मैट्रिक्स डिफाइन करेगा aij, ठीक है ना, और वहां पर ये लिख देगा वेयर aij बराबर aji, ठीक है, हाँ, फॉर ऑल i, j। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, बताऊंगा, मत टेंशन लो। या तो ऐसे लिख दो ए ट्रांसपोज बराबर है, या फिर ऐसे लिख दो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें aij बराबर aji हो, मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर हो। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर लिखे हुए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। ध्यान सुनना, ये वाली डेफिनेशन बच्चों को कम समझ में आती है। वो बोलते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, aji बराबर aij, मैंने कहा इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। वैसे अगर मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करूं या और करके, तो वो बोलेगा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट ऐसे डिफाइन कर रहे हो और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होने चाहिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए फॉर ऑल i, j। कौन सी डेफिनेशन आंखों को आराम दे रही है, ध्यान सुनना, कौन सी डेफिनेशन जो है वो कौन सी डेफिनेशन, सर ये ज्यादा बढ़िया लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, ध्यान सुनना। अब स्ट्रक्चर की बात करता हूं, अब किसकी बात करता हूं, स्ट्रक्चर की बात करता हूं, बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर मतलब सर कि वो मैट्रिक्स दिखने में होगी कैसी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स अगर बराबर है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और फिर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा। ध्यान सुनना आराम से, सामने देख रहे हो ना, हेलो हेलो नजर एकदम स्क्रीन पर, यस। सर क्या हम मैट्रिक्स को देखते ही बता सकते हैं कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा, मतलब वो सिमेट्रिक है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ जी। तो सर उसके लिए उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा ऐसी होनी चाहिए, देख, एक 3 × 3 की बात करता हूं। क्या आपको ये पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं? सामने सुनते जाना आराम से, बाकी जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। ये कौन है बे? हाँ सामने देखना, हाँ सर मत करो ज्यादा, सर आओ ना, सामने देख। क्या आपको पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये 3 पोजीशन यहां और ये 3 पोजीशन यहां, तो इसका कॉन्जुगेट ये होता है, इसका कॉन्जुगेट ये होता है, और इसका कॉन्जुगेट पोजीशन ये होती है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों जगह पर, मतलब इन दोनों पर सेम नंबर आएगा, इन दोनों पर भी सेम नंबर, और इन दोनों पर भी सेम नंबर। तो मतलब अगर आप एक कौन सी मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो, अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो, तो अगर आपने यहां अल्फा रखा तो यहां पर भी अल्फा, यहां अगर आपने बीटा रखा तो यहां पर भी बीटा, और अगर आपने यहां गामा रखा तो यहां पर भी गामा।
सर फिर रहा मुद्दा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो वो आपकी जो इच्छा है वो कुछ भी हो। इस प्रकार की दिखने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के ही बराबर होता है। इस प्रकार की दिखने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के ही बराबर होता है। निकुंज शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सवाल करवाओ, तो लो भैया सभी लोग इस बात का ऑप्शन का जवाब दें कि निकुंज शर्मा इस वक्त बीच में क्या कर रहा है क्लास के। ऑप्शन ए डिस्टर्ब कर रहा है, ऑप्शन बी खुद डिस्टर्ब्ड है, ऑप्शन सी सर निकुंज जो है वो बिल्कुल एकदम नीलकुंज है ना, सवाल करवाओ सर। और ऑप्शन डी सर निकुंज एकदम ओपी है। बोले उसको कुछ भी करा दो वो संभाल लेगा अपने आप। वो एक बोल रहा है सवाल सॉल्व करवाओ सर। बेटा निकुंज ये जनता तो ये बोल रही है ऑप्शन सी, सवाल करवा देता हूं बता। हाँ जब से लगा बोले सर सवाल करवाओ, ये क्या बता रहे हो। ठीक है ठीक है, तो ये वाली चीज होनी चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट पे कुछ भी बैठाओ बट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर स्ट्रक्चर बताता हूं, ध्यान सुनना, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से याद रखना। डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 0 0 ही होने चाहिए, और यहां जो रख रहे हो उसका नेगेटिव टाइम्स यहां, यहां जो रख रहे हो उसका नेगेटिव टाइम्स यहां, और यहां जो रख रहे हो उसका नेगेटिव टाइम्स यहां। मतलब आप जो भी यहां रखोगे, पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो। अल्फा यहां रखा है तो माइनस अल्फा। अच्छा एक बच्चा पता है समझ गया, बोले सर यहां हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहां हमेशा नेगेटिव आएगा, यहां हमेशा नेगेटिव आएगा, यहां हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। मैंने पूछा क्यों, बोले सर देखो आपने माइनस साइन यहां लगाया। मैंने कहा अरे महाराज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाली जो दोनों पोजीशंस है ना ये एक दूसरे की नेगेटिव टाइम्स होनी चाहिए। यहां अगर आपने -2 रखा है तो अल्फा की जगह -2 रखेगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है हाँ ना। फिर ये वाली पोजीशन, यहां पर सिर्फ इतना बोला गया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, और यहां ये बोला गया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। मुझे बताना जरा, मैं आपको दो मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूं। मैंने एक मैट्रिक्स आपको ये वाली बना के दी, अब ये पहले वाली कैसी मैट्रिक्स है जल्दी से बता। सर आपने बोला था ट्रांसपोज लेने पे सेम आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या आएगा, सर ये आएगा 1 2 5 पहली रो को पहला कॉलम, फिर सर ये आ जाएगा 2 0 -6, और सर ये आ जाएगा 5 -6 3। मैंने इस रो को ये कॉलम बनाया, ध्यान रखना। तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये कैसी है सिमेट्रिक। फिर मैं आता हूं बी पर, ध्यान सुनना, मैंने इसका ए ट्रांसपोज निकाला। सर पहली रो को पहला कॉलम बना दो, मैंने कहा ठीक है, तो 0 5 6, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो -5 0 2, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो -6 -2 0। अब मैंने आपको इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेना सिखा रखा है क्या, बोले हाँ सर। मैं अब क्या कर रहा हूं, इस पूरे में से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूं। और आपने बोला था सर नेगेटिव साइन कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो, तो कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना है, और मल्टीप्लाई करो तो सब में मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन लिया तो ये 0, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुन, क्या ये -a लिखा हुआ है क्या, हाँ सर, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स आपका ए है। समझे कि नहीं समझे, यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना ही पड़ता है, क्योंकि सर स्क्यू सिमेट्रिक में आपने जो डेफिनेशन हमें बताई वो डेफिनेशन यहां है, ध्यान सुनना आप, लॉजिक डेफिनेशन सुन। ए आई जे बराबर -AJI, ठीक है, ए आई जे बराबर -AJI। मतलब अगर आप इसमें फॉर ऑल i, जे, सारे i, जे के लिए ये वाली चीज जो है वो वैलिड होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा बोले कि इसमें मैं 1 1 रखना चाहता हूं, i बराबर j बराबर 1, तो ये बन जाएगा a11 बराबर -a11, इसको उधर लेके आ 2a11 बराबर 0। a11 डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसी वजह से डायगोनल एलिमेंट 0। 2 2 रखोगे तब भी डायगोनल एलिमेंट 0, 3 3 रखोगे तब भी डायगोनल एलिमेंट 0। बाकी ये बात ये बोल रही है कि जो भी आपने कॉन्जुगेट एलिमेंट यहां रखा है उसका नेगेटिव टाइम्स यहां रखना। समझ में आया, ऐसा फिक्स नहीं है जी कि आप यहीं नेगेटिव और यहां पॉजिटिव रखोगे, इसमें आप यहां पर -5 यहां +5 भी कर सकते हो। नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए कॉन्जुगेट एलिमेंट। कितने लोगों को बात समझ में आई। ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। अब सर इसके अलावा तो एक बच्चा बोला सर ऐसा कुछ हो तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगी तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ये तीसरी कैटेगरी, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स को मैच नहीं करती। समझ गए, हाँ ना, कितने लोगों को एकदम क्लियर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। इसको याद रखना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तब आप अगर आप उसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ देते हो तो ये बन के आता है बेटा जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, और अगर आप उसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा देते हो तो ये बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए चाहे कैसी भी हो, ध्यान, लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, और उसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने देखना, मैंने एक मैट्रिक्स आपको दी, हाँ मैट्रिक्स ए 2 -1 0 4, ठीक है, इसका ट्रांसपोज जो है जरा बताना वो कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है 2 -1 0 और 4। मैंने बोला दोनों को ऐड कर दे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज देखना जरा कितना हो गया, ऐड करनी आती है दो मैट्रिसेस, तो आंसर है सर यस, है ना। 2 + 2 सर ये हो गया 4, और 0 + -1 मतलब 0 में -1 जोड़ा तो -1, -1 और 0 जोड़ा तो -1, 4 + 4 8। कितने लोगों को ये साफ साफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? तो आंसर इज सर यस, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए, तो सर ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही अगर आप ए में से ए ट्रांसपोज घटा दोगे, ध्यान सुनना, ए में से ए ट्रांसपोज, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, -1 में से 0 गया -1, 0 में से -1 गया तो +1। तो देख ले आराम से ये कैसी मैट्रिक्स निकल के आ रही है सर? ये आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक। समझे कि नहीं समझे? ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आप करके देख सकते हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? नाउ इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी, वैसे हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तब हम इस बात पे चर्चा करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने आती है उसको मानो x। सर आपने ये सब बातें तो बताई थी, बट आपने ये वाली डेफिनेशन भी तो लिखवाई है, इसका भी तो यूज है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना हो कि भैया वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको किसी मैट्रिक्स के बराबर मानो और उसका ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ। ट्रांसपोज एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सुनता जाना आराम आराम से। सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये ए होता है और ये ए ट्रांसपोज। सर जो आप लेके चले थे वही एक्स मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि एडिशन में कौन पहले कौन बाद में लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ गया, मतलब ये पूरी मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वैसे ही अगर आप इसको दूसरे वाले को चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें ए ट्रांसपोज बाद पहले बनेगा और ए बाद में बनेगा, तो इसमें माइनस साइन कॉमन आ जाएगा अपने आप। वैसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो। फिर किताबें ऐसा लिखती हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ सकते हैं या एडिशन में लिख सकते हैं। आप किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ के लिख सकते हैं। क्या मैंने सही बोला क्या? तो आंसर इज सर यस, ये पूरा पार्ट सिमेट्रिक है और ये वाला पूरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों को जोड़ोगे तो 2a/2 आएगा, दैट इज a के बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स को, फॉर एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम में तोड़ के लिख सकते हो, जिसमें से एक सिमेट्रिक पार्ट होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, वैसे ही है जैसे आप एक फंक्शन को लिखते थे ना हम इवन और ऑड के टर्म्स में, वैसे ही। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आती है। लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मजेदार रिजल्ट ध्यान रखना, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होती है ना। इसका सबसे पहले एग्जांपल देखो, फिर प्रूफ बताता हूं। ऑड ऑर्डर मतलब सर या तो ऑर्डर 1, ऑड ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जरूरी है बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सी भी स्क्यू सिमेट्रिक लिख दो। ऑड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ऑड ऑर्डर मतलब या तो ऑर्डर होना चाहिए 1 × 1, या होना चाहिए 3 × 3, या होना चाहिए 5 × 5। तो मैंने क्या किया, एक 3 × 3 वाली मैट्रिक्स लिखी स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी फटाफट डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर। ये यही बात बोल रहा है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। हाँ बस बेटा लास्ट पॉइंट है, फिर छुट्टी देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। ऑड ऑर्डर होना चाहिए, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर फटाफट, कितनी आ रही है। ये यही बोल रहा है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, पहले स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लिया, बोले हाँ सर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स, -3 तो 3, -2 तो 2, 5 तो -5। कितने लोगों ने डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट की? वो आ रही है 0। वरना सर इसको बिना एग्जांपल के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये ठीक है ना। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दे, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा, बिल्कुल सही। अब एक बात बताना जरा, इस डिटर्मिनेंट में से ये बाहर जाता है कांस्टेंट नंबर, बिल्कुल सही। और एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू उसी के ही डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होती है। आप चाहे ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, आप चाहे ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट मतलब ट्रांसपोज निकाल कर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। ये यहां लिखवाई थी ना प्रॉपर्टी कि चाहे आप ट्रांसपोज निकालकर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो या सीधा सीधा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ट्रांसपोज से नहीं बदलती। तो मैंने वही किया, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। सर इसमें से माइनस जो है वो ऑर्डर लेकर बाहर आएगा, ऐसे सीधा सीधा बाहर मत निकाल देना। अब सर एक बात बताओ, अगर एन है ऑड, अगर एन जो है वो है ऑड, अगर एन ऑड है तो -1 की पावर ऑड होता है बेटा, ये वाली चीज। इसको उधर लेके जाओगे तो दिस इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 0, और यहां से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ गई बेटा 0। समझ गए? ये है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ विदाउट एनी एग्जांपल। और सिर्फ एन ऑड होना चाहिए, ध्यान रखना, इवन के केस में मत चिल्ला पड़ना, ठीक है। इवन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं जी, ये वाली बात जो है यहां पर ऑड होने के बाद में लिखी गई, ध्यान सुनना, क्योंकि अगर मान लो इवन होता तब तो ये बात बराबर आ जाती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब आप ये पूरा होमवर्क करके ला सकते हो, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स फॉर योर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आराम से सुना और सारी बातें जो आज बताई है, यहां से भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया।
हाँ, जेई एडवांस के जहां से सवाल आने स्टार्ट हुए ना, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। अब तक तो हल्की हल्की बातें चल रही थी, अब हम थोड़ी भारी बातें भी चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। अब जाइए फटाफट खाना खाइए, थैंक यू। स्टोरी अगली क्लास में सुनाएंगे बेटा, स्टोरी और शायरी वाले लोग आ गए हैं।